दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑन प्रैक्टिस सेट 2। तो आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इनके सारे आंसर्स मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा जो तुम कर सकते हो। सो आई विल जस्ट प्रोवाइड यू हिंट्स कि तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो हम पहले प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेट दे रखे हैं, ए बी एंड यू। जहाँ पे यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है और हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ वन। तो इस केस में हमारे पास गिवन हमें क्या दे रखा है, हमारे पास 3 सेट हैं यू, जहाँ पे यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट। तो एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या रहता है कि अगर हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ सेट्स दे रखे हैं, सपोज हमारे पास एक एन सेट दे रखा है एंड दे से यू इज ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो इसका मतलब है कि जो ये सेट यू रहेगा ये इस पूरे कलेक्शंस को कंटेन करेगा। दैट मीन्स ये हमारे पास पूरा बॉक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट का है, और ये बाकी सारे A1 टू AN ये क्या है, ये सारे उसके अंदर है। सो आई होप तुम्हें डेफिनेशन क्लियर होगी। इस केस में हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट कि A सेट माइनस A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन द यूनिवर्सल सेट स्लेस सेट माइनस ये आ जाएगा बी। ओके, तो अब यहाँ पे हम कुछ जो सेट थ्योरी के कुछ लॉज हैं हम वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। ओके, एक तो रहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या रहता है, जैसे हमने जब लैटिस वगैरह पढ़ा था तब हमने देखा हुआ था कि ए इंटरसेक्शन अगर बी यूनियन सी कंप्यूट कर रहे हो तो ये इंटरसेक्शन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज तो हमारे पास ये रहता है। सेकंड रहता है कि अगर हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करें तो ये अगेन क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। एक तो हम इस लॉ का बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे और एक किस रूल का हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि ए स्लेस सेट माइनस बी, तो इसका मतलब रहता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे हम वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास ये सेट था ए, ये सेट था हमारे पास बी। तो इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो अगर हम देखें कौन से ए के वो एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, वो क्या रहेगा, इतना पार्ट ही तो रहेगा, पहला वाला सेट। तो ये इसके इक्वल क्यों रहेगा, तो अगर हमने बी कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट किया, ओके, तो अगर बी कॉम्प्लीमेंट को मैं येलो कलर से करता हूँ तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, बी के बाहर जितना है वो सब कुछ बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ओके, तो इस बी कॉम्प्लीमेंट वाले में से अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो वो हमें क्या देगा, बी। सो दिस विल बी बेसिकली दिस सेट जो हम ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा है, अगर बी कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन लें। ओके, तो इस वजह से दोनों क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो ये दो लॉ तो हमें यूज करने होंगे। अब हम अपने आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमें क्या करना था, ये रिजल्ट प्रूव करना था। तो हम लेफ्ट साइड से लेके चलते हैं और राइट साइड हम जो एक्सप्रेशन है वो लेके आएंगे। तो हमें क्या करना था, ए सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम यहाँ पे डेफिनेशन लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बट हमें डी मॉर्गन्स लॉ भी पता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इस वाले पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करते हैं, जो पहला वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन रहेगा नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये अगेन ए इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट अगर तुम यहाँ से चेक करोगे तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है, ये वाला सारा पोर्शन आ रहा है। तो बी कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे वाले पार्ट को, तो बेसिकली दिस इज सेम एज ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्योंकि सारे यूनिवर्सल सेट में हैं। बट यही सेम एक्सप्रेशन अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था यू सेट माइनस बी, जो हमने यहाँ पे लिखा था ए सेट माइनस बी क्या रहता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन ए। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमारा मेन एम था ए सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू। ओके, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास बी एन सेट क्या दे रखा है, एन इंटरसेक्शन 3n। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो सेट है n कॉमा 3n। बेसिकली ये क्या है, क्लोज इंटरवल, वो सारे रियल नंबर्स जो क्या करते हैं n और 3n के बीच में लाई करते हैं। तो पहले हमें किसका इंटरसेक्शन निकालना है, पहले पार्ट पे b5 आई थिंक इंटरसेक्शन b8 हमें यही कंप्यूट करना था। तो हम b5 कंप्यूट कर लेते हैं। तो b5 यहाँ पे क्या रहेगा, b5 विल बी 5,15 एंड b8 कितना रहेगा 8,24। तो अगर हम जस्ट रियल लाइन पे देखें, सपोज ये है 5 ये है 15, अब 8 क्या करेगा, इन दोनों पे लाई करेगा और 24 कहीं यहाँ पे होगा। तो पहला सेट हमारे पास क्या दे रखा है, 5 से लेकर 15 तक जितने नंबर आ रहे हैं। दूसरा सेट कौन सा है, जिसमें 8 से लेकर 24 तक। तो अब दोनों के इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, बेसिकली जो दोनों में लाई कर रहे हैं। तो अब ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो दोनों पे लाई कर रहे हैं, अगर तुम नोट करोगे वो इस पोर्शन वाले एलिमेंट, ये पोर्शन वाले एलिमेंट आ रहे हैं। ओके, सो b5 इंटरसेक्शन b8 यहाँ पे क्या आ रहा है 8,15 जो दोनों में लाई कर रहे हैं। एंड जो सेकंड पार्ट है इसका b1 इंटरसेक्शन b2 इंटरसेक्शन b4। तो ये तुम लोगों के लिए एक्सरसाइज है कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे। तो चेक करने का सिंपल तरीका क्या है, पहले में क्या रहेंगे 1 से लेकर 3, सेकंड में होने चाहिए 2 से लेकर 6। ओके, एंड थर्ड में b4 से लेकर कितना आ जाएगा 12। तो इसमें 4 से लेकर 12। तो तुम रियलाइज करोगे कि तीनों में कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या रहेगा एम्प्टी। बट अगर तुम्हें प्रूव करना है कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो तुम्हें क्या शो करना पड़ेगा कि अगर हमने कोई एलिमेंट ले लिया b4 में, ओके b1 b2 एंड b4, तो उस केस में हमें क्या पता है कि जो x कहाँ पे लाई करेगा, सही b1 में लाई करेगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। अब अगर x b4 में लाई कर रहा है तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। सो क्या ऐसा कोई रियल नंबर मिलता है जो 3 से छोटा हो एंड 4 से बड़ा हो। तो तुम देखोगे ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिलता। तो तुम इसे प्रॉपरली लिखना कि सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर कि सच दैट x बिलोंग टू b1 एंड b4, so therefore this set intersection is empty। ओके, तो ये है सेकंड क्वेश्चन। सो इन द थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ a कंटेन b देन जो a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a होगा दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो हमें पता है कि a क्रॉस b में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, इसमें वो सारे पेयर आते हैं से x कॉमा वाई, जहाँ पे x a का मेंबर हो एंड y क्या हो b का मेंबर हो। एंड सिमिलरली बी क्रॉस ए में आप किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, एस कॉमा टी, जहाँ पे एस क्या होना चाहिए बी का मेंबर होना चाहिए, टी किसका मेंबर होना चाहिए ए। तो हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं। तो हमने सेट की जब हम सेट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, S1 और S2। अगर एक पहले दूसरे में कंटेन हो और दूसरा क्या हो पहले पे कंटेन हो, तभी तो हम दोनों को इक्वल कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पे शो करना होगा कि इनफैक्ट ये दोनों सेट एक दूसरे पे कंटेन होंगे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर का मतलब है ए क्रॉस ए। तो हम पहला पार्ट हम देखते हैं कि हम यहाँ पे नोट करते हैं कि इफ़ एज कंटेन्ड इन बी देन जो ए क्रॉस ए होगा इट विल बी कंटेन्ड इन ए क्रॉस बी। ऐसा क्यों, क्योंकि ए क्रॉस ए का कोई मेंबर होगा उसमें एलिमेंट आएंगे A1 कॉमा A2, जहाँ पे A1 A2 किसके मेंबर हैं, दोनों ए के मेंबर हैं। बट अगर ये ए के मेंबर हैं तो ये किसके मेंबर होंगे, बी के भी होंगे। सो दिस इम्प्लाइज A2 कहाँ पे बिलोंग करेगा, बी का मेंबर भी होगा। सो दिस विल बिलोंग टू ए क्रॉस बी। तो आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा। और तुम्हें ये भी प्रूव करना है सेम आर्गुमेंट से ए क्रॉस ए इनफैक्ट बी क्रॉस ए में भी कंटेन होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ए के जितने मेंबर हैं वो क्या है बी के मेंबर भी हैं, तो ये होल्ड करेगा।
तो अब अगर ए क्रॉस ए दोनों में कंटेन है तो ए क्रॉस ए किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो ये तो हमने एक साइड की इनइक्वालिटी हमने यहाँ पे शो कर दी। अब हमें दूसरा साइड प्रूव करना है कि ये क्या होगा, इसमें कंटेन होगा। तो उसके लिए हम कोई एलिमेंट लेके चलते हैं। सो हमने कहा कि लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। सो दिस इम्प्लाइज एक्स कॉमा वाई क्या बताएगा कि ए क्रॉस बी में भी होना चाहिए एंड एक्स कॉमा वाई ये होना चाहिए बी क्रॉस ए का भी मेंबर। तो ये हमें क्या बताता है? पहला पार्ट तो एक्स बिलोंग टू ए कॉमा वाई बिलोंग टू बी एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या बताता है? एक्स बिलोंग टू बी एंड वाई बिलोंग टू ए। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं एक्स किस में बिलोंग करता है? ए में। एंड सेकेंड से हम क्या नोट करते हैं? वाई बिलोंग टू ए। या तुम इसी को इधर ही से देख सकते हो, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी एंड वाई भी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें यहाँ पे क्या पता था? अगर ए बी में ही कंटेन है तो ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो क्या आना चाहिए? ए। यह हमारे पास एक बड़ा सेट है। यहाँ पे ए था, ए किस में कंटेन था? बी में। तो अगर इंटरसेक्शन करोगे कौन सा आएगा? छोटा वाला सबसेट ही आएगा, विच इज़ नथिंग बट ए। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? जो एक्स कॉमा वाई रहे दिस बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो ये वाला पार्ट भी है वो इसमें कंटेन है। ओके, सो वी हैव प्रूव्ड दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए करोगे तो दिस विल बी कंटेन्ड इन ए क्रॉस ए। ओके, तो दोनों साइड एक दूसरे में कंटेन है तो वो इक्वल रहेगा। ओके, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी एम्प्टी होगा इफ ए एम्प्टी और बी एम्प्टी, पहले पार्ट पे। ओके, तो ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट होगा इफ ए इज एम्प्टी और बी इज एम्प्टी। ओके, तो हम मान के चले कि अगर इन दोनों में से कोई एक एम्प्टी है तो ये इनफैक्ट क्या रहेगा? एम्प्टी। सो सपोज दिस सेट ए इज एम्प्टी हम लेके चल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? वी नीड टू प्रूव, हमारा मेन गोल क्या रहेगा? प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्या रहेगा? एम्प्टी। तो एम्प्टी सेट के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी। अगर कोई एलिमेंट है जो ए क्रॉस बी में लाई करता है तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू ए। बट हम यहाँ पे क्या जानते हैं? ए तो क्या है? एक एम्प्टी सेट है तो ए में तो कोई मेंबर होगा ही नहीं। सो देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स कॉमा वाई एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो दिस इम्प्लाई ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा? एम्प्टी सेट। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी को एम्प्टी सेट दिखाना था तो हमें क्या शो करना था? कि उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या मान के चले कि एक एलिमेंट है तो यहाँ से वो एक्स में ए में बिलोंग करना चाहिए, बट ए में तो कुछ है ही नहीं। सो देयरफॉर ए कॉमा बी में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। ओके, सो आई होप तुम्हें आइडिया क्लियर होगा। सेम तुम किसके लिए क्या कर सकते हो? बी इक्वल टू एम्प्टी लेके भी सिमिलर आर्ग्यूमेंट से तुम प्रूव कर सकते हो। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं जहाँ पे हमें प्रूव करना है कि अगर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। ओके, हमें यही आर्ग्यूमेंट प्रूव करना है। तो इफ एंड ओनली पे हमें दोनों साइड हमें शो करना है। तो हम मान के चलते हैं कि सपोज ए इक्वल टू बी, सो देन जो ए क्रॉस बी होगा दिस इज सेम एज ए क्रॉस ए। एंड अगर तुम बी क्रॉस ए भी निकालोगे वो भी क्या रहेगा? ए क्रॉस ए। अब ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए? बी क्रॉस ए के इक्वल। ये तो पहला स्टेटमेंट तो डायरेक्ट था। ओके, अब हम एज्यूम करके चलते हैं सेकंड पार्ट में कि सपोज ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्या है? इक्वल हैं। तो इस केस में हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव ए इक्वल टू बी। सो दैट इज हमें यहाँ पे क्या शो करना होगा? ए बी में कंटेन है एंड बी क्या है? ए में कंटेन है। ओके, तो तुम यहाँ पे अगेन एज्यूम करके चल सकते हो कि इफ बी इज एम्प्टी, एक केस यहाँ पे ले सकते हो, देन ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा सेम एज बी क्रॉस ए। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि सपोज बी क्या रहेगा? नॉन एम्प्टी।
हम ये लेके चल रहे हैं और अब हम यहाँ पे क्या प्रूव कर रहे हैं कि ये एक दूसरे में कंटेन होंगे। अगेन ए इज एम्प्टी के लिए हमने ऑलरेडी देख लिया है। सो हम यहाँ पे पहला पार्ट हम क्या शो करेंगे, ए इज कंटेन्ड इन बी। तो उसके लिए हम क्या लेके चलते हैं कि नाउ लेट ए बिलोंग टू ए, या कंसीडर एन एलिमेंट बी फ्रॉम बी। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि बी क्या है, नॉन एम्प्टी है। एन एलिमेंट बी बिलोंग टू बी, सो देन हमें यहाँ पे क्या पता है, ए कॉमा बी कहाँ पे बिलोंग करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करेगा। अब हमारे पास ए क्रॉस बी बाई इनिशियल कंडीशन में किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए के इक्वल है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, सो दिस इम्प्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग टू बी क्रॉस ए। सो दिस इम्प्लाइज ए किसका मेंबर होना चाहिए, बी। तो हमने क्या देखा कि ए का कोई भी मेंबर वो किसका एलिमेंट आ रहा है, बी का मेंबर आ रहा है। एंड सो देयरफॉर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, जो ए बिलोंग टू क्या कहाँ पे लाई करेगा, बी पे, तो ए क्या आ गया, बी का सबसेट आ गया। तो सेम तो मैं आइडिया यूज करके तो मैं यहाँ पे, ये तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है, तो मैं प्रूव करना है कि बी भी क्या होगा, ए में कंटेनर होगा। तो अगर तुमने ये दोनों शो कर दिया, सो ए इक्वल टू बी। आई होप तुम्हें आइडिया क्लियर होगा कि हमें कैसे प्रूव करना था कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए इक्वल टू बी अगर हमें शो करना था, तो हमने शो किया कि ए बी में होगा और बी ए में। हमने यहाँ पे एम्प्टी सेट क्यों लिया, क्योंकि अगर मुझे शो करना था ए बी में कंटेन है, तो मैं ए का कोई एलिमेंट लेके चला, तो हमने बी का कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया। अब वो एलिमेंट कब एग्जिस्ट करेगा, अगर बी क्या होगा, नॉन एम्प्टी। तो बी इक्वल टू एम्प्टी वाला केस हमने यहाँ से अलग कंसिडर कर लिया। ओके, नाउ दी वी विल मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बहुत सारी हमारे पास डिटेल दे रखी है कि एक सर्वे में हमारे पास 90 हाउस होल्ड पे हमने चेक किया कि उनके पास सब्सक्रिप्शन डिटेल्स क्या है। तो उसमें 45 के पास नेटफ्लिक्स है, 50 के पास क्या है, अमेजन प्राइम, 40 के पास डिज्नी प्लस, एंड 20 लोग हैं जो नेटफ्लिक्स एंड अमेजन दोनों का सब्सक्रिप्शन है। 15 के पास अमेजन प्राइम एंड डिज्नी दोनों का था। 18 के पास डिज्नी एंड नेटफ्लिक्स दोनों का था। और 8 घर ऐसे थे जहाँ पे जिन्होंने कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया था। तो अब उस बेसिस पे हमें क्या डिटरमाइन करना है कि कितने हाउस होल्ड थे जिन्होंने तीनों सर्विसेज को लिया, एंड कितने हाउस होल्ड थे जिन्होंने एग्जैक्टली 2 को लिया, और कितने हाउस होल्ड थे जिन्होंने ओनली 1 सर्विस को लिया। ओके, तो सपोज हम कुछ नोटेशंस फिक्स करके चलते हैं। एन इज द सेट ऑफ हाउस होल्ड्स विद नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शंस, ये हमने एन बोल दिया। अब हमारे पास है ए दी सेट विद जिनका अमेजन का सब्सक्रिप्शन है, एंड डी जिनका डिज्नी प्लस का सब्सक्रिप्शन है। अब हमारे पास एन इंटरसेक्शन ए यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल रिप्रेजेंट द सेट दैट हैज़ बोथ नेटफ्लिक्स एंड अमेजन। एंड हमारे पास ए इंटरसेक्शन डी वो सारे सेट ऑफ ऑल दोज हाउस होल्ड्स जिनमें अमेजन और डिज्नी है। एंड एन इंटरसेक्शन डी वो सारे हाउस होल्ड जिनमें नेटफ्लिक्स एंड डिज्नी का है। ओके, तो ये हमारे पास हमने नोटेशंस यूज कर ली। अब यहाँ पे हम एक और नोटेशन यूज कर रहे हैं, डॉट एन। सो दिस इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एन। तो ये एन वाले सेट में है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे नेटफ्लिक्स वाले कितने लोग थे, 45। अमेजन वाले सेट में कितने लोग थे, 50। डिज्नी वाले में थे 40। एंड नेटफ्लिक्स इंटरसेक्शन अमेजन जो दोनों को अवेल करते थे 20। अमेजन एंड डिज्नी 15 लोग अवेल करते थे। एंड नेटफ्लिक्स एंड डिज्नी ये लोग अवेल करते थे 80। ओके, और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी थी कि 8 हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कुछ अवेल नहीं करते। सो 8 हाउस होल्ड्स और डू नॉट अवेल एनी सब्सक्रिप्शन। ओके, तो वो कोई सब्सक्रिप्शन लेते नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट रहता है वेन डायग्राम। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जो क्या करता है, जितने हाउस होल्ड थे सबको कलेक्ट करता है।
इसमें सपोज़ हमने माना कि जो नेटफ्लिक्स अवेल करते हैं, ये उनका कलेक्शन है। ये है जिन्होंने अमेज़न का सब्सक्रिप्शन लिया और ये वाले हैं जिन्होंने डिज़नी का सब्सक्रिप्शन लिया। तो अगर मैं इन तीनों का यूनियन कर दूँ, एन यूनियन ई यूनियन डी, तो ये हमारे पास क्या रहेगा? वो सारे हाउसहोल्ड का सेट रहेगा जो तीनों में से कोई ना कोई एक को अवेल करते हैं। ओके, या तो नेटफ्लिक्स को या अमेज़न को या डिज़नी को, इन तीनों में को अवेल करते हैं। तो ये टोटल नंबर कितने होंगे? तो अगर तुम देखोगे 8 हाउसहोल्ड हमारे पास ऐसे थे जो इन तीनों में से कुछ को अवेल नहीं करते थे। तो जितने का सर्वे किया था -8, तो हमारे पास 82 हाउसहोल्ड ऐसे हैं जिनके पास तीनों में से कोई ना कोई एक सब्सक्रिप्शन है। तो पहले क्वेश्चन में हमारा क्या था? अगर तुम उसका फर्स्ट पार्ट देखोगे तो ऐसे कितने हाउसहोल्ड हैं जिनके पास तीनों सब्सक्रिप्शन हैं? तो पहले क्वेश्चन में हमें कंप्यूट क्या करना है? So in this part we have to compute this set कि ऐसे हाउसहोल्ड जिनके पास नेटफ्लिक्स भी है, अमेज़न भी है एंड डिज़नी भी है। हमें ऐसे सेट की हमें क्या करनी है? कार्डिनैलिटी। तो इसके लिए मे बी तुमने क्लास 11-12 में अगेन कुछ ये रूल्स देखे होंगे कि जो ये सेट रहता है कार्डिनैलिटी का, कि अगर हम एन यूनियन ए यूनियन डी करें तो ये किसके इक्वल आता है? The cardinality of this set n A plus cardinality of D minus n intersection A minus A intersection D minus n intersection D plus n intersection A intersection D। और ये तुम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। अगर तुम्हें देखना है कि इस पूरे यूनियन में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि n में जितने एलिमेंट आ रहे हैं, फिर हमने उसमें E में हमने ऐड कर दिया एंड देन हमने क्या कर दिया? डिज्नी वाले सारे ऐड कर दिए। तो ये यूनियन वाले आ गए। बट तुम यहाँ पे नोट करोगे, इस ऐड करने की प्रोसेस में तुमने कुछ पार्ट को एक से ज़्यादा बार ऐड कर दिया। जैसे एन इंटरसेक्शन ए को एक से ज़्यादा बार ऐड कर दिया। सिमिलरली जो तुम्हारे पास एन इंटरसेक्शन डी था, इसे भी एक से ज़्यादा बार ऐड कर दिया और ए इंटरसेक्शन डी को भी एक से ज़्यादा बार ऐड कर दिया। तो हम क्या करते हैं? उसे इन तीनों में से हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस में क्या होता है? तुम एक सेट को और फिर तुम ज़्यादा बार सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो इंटरसेक्शन वाले को, तो उसे हम क्या करते हैं? फिर ऐड कर देते हैं। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मूला। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या कंप्यूट करना था? इस केस में हमें कंप्यूट करना था ये नंबर। अब तुम नोट करोगे हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता है। यहाँ से हमें n पता है, ई, डी, एन इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन डी, एन इंटरसेक्शन डी। तो हमें क्या करना है? ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन डी हमें मिल जाएगा। 45 अमेज़न में थे 40 माइनस नेटफ्लिक्स अमेज़न माइनस, अगर तुम ये कंप्यूट करोगे -18 प्लस ये कौन से हैं? वो सारे हाउसहोल्ड जो तीनों को अवेल करते हैं। तो अगर तुम इस पूरे को कंप्यूट करोगे तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 0। या यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो ये इंटरसेक्शन का सेट है जो तीनों को अवेल करते हैं, वो सेट क्या है? एम्प्टी सेट है। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट पे अगर हम जाएं तो सेकंड पार्ट पे हमें क्या प्रूव करना है कि ऐसे कितने घर हैं जो सिर्फ 2 ही सब्सक्रिप्शन को अवेल करते हैं। तो कोई भी 2 हो सकते हैं। ओके, अगेन इसके सॉल्यूशन के लिए हमें वेन डायग्राम क्या रहेगा? बहुत हेल्पफुल। अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन-कौन सी जगह पे जहाँ पे दोनों को अवेल करते हैं, तो अगर हम ऐसी कौन-सी फैमिलीज़ हैं जो नेटफ्लिक्स और अमेज़न को अवेल करते हैं, वो जस्ट इतना पोर्शन ही है। तो हम इस पोर्शन को हम नाम रख सकते हैं अभी के लिए C1। ओके, जो नेटफ्लिक्स और अमेज़न को लेते हैं। सेकंड किस टाइप की फैमिली है? जो नेटफ्लिक्स और सिर्फ डिज्नी को लेते हैं। ये वाला पार्ट आ गया, तो इसे हमने थोड़ा देर के लिए बोल दिया C2 नंबर है। थर्ड कौन किस टाइप की फैमिली है? जो अमेज़न और डिज्नी को ही होल्ड करती हैं, दो को ही, तो ये पार्ट है C3। क्योंकि इस पार्ट जो ये वाला आ रहा है, ये तीनों में कॉमन है, तो वो फैमिलीज़ क्या कर रही हैं? तीनों को। बट C1, C2, C3 ये क्या डिनोट कर रहा है? ये ऐसी फैमिलीज़ को डिनोट कर रहा है जो एग्ज़ैक्टली 2 को होल्ड करती है। सो जो हमारे पास एग्ज़ैक्टली 2 वाला है, तो वो हमारे पास कितनी फैमिलीज़ आ रही हैं? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बेसिकली हमें ये नंबर हमें क्या करना है? कंप्यूट करना है।
तो इसके लिए हम क्या नोट करते हैं कि जो C1 कंप्यूट हम कैसे कर सकते हैं? तो पहले C1 कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो अगर तुम नोट करोगे जो N इंटरसेक्शन A वाला पार्ट है, अगर हम देखें तो वो किस-किस से मिलके बना हुआ है? वो हमारे पास एक C1 वाले पार्ट से है और दूसरा किससे है? N इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन D, ये इससे मिलके बना हुआ है N इंटरसेक्शन A। एंड सिमिलरली ऐसे ही जो N इंटरसेक्शन D वाला पार्ट है, ये किससे मिलके बना हुआ है? C2 प्लस N इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन D। एंड जो थर्ड पार्ट है A इंटरसेक्शन D, ये किससे मिलके बना हुआ है? C3 प्लस जो तीनों में क्या है? कॉमन है। बट अभी हमने थोड़ा देर पहले ये नंबर कंप्यूट कर लिया था। ये नंबर कितना आ रहा था? 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो C1 है दिस इज सेम एज N इंटरसेक्शन A, C2 जो है वो है N इंटरसेक्शन D एंड जो C3 है दिस इज A इंटरसेक्शन D। अब हमने ऑलरेडी हमें ये सारे नंबर्स पहले से पता हैं, सो दिस इज N इंटरसेक्शन A 20, N इंटरसेक्शन D 18 एंड 50। तो अगर इन तुम तीनों को ऐड करोगे 53। सो दिस विल बी द आंसर। एंड इन द थर्ड पार्ट हमें क्या करना था? ऐसी फैमिलीज जो एग्जैक्टली एक को अवेल करती हैं। ओके, सो इन द थर्ड पार्ट कि ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनके पास सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन है। ओके, तो उसके लिए भी अगेन हम क्या करेंगे? वेन डायग्राम बनाएंगे। तो अब ऐसी कौन सी फैमिलीज हैं जो सिर्फ एक को अवेल करती हैं? तो जितना नेटफ्लिक्स वाले हैं वो तो इस पोर्शन में है जो सिर्फ नेटफ्लिक्स को अवेल करते हैं। ओके, एंड जो सिर्फ अमेजन को अवेल करते हैं वो वाले हैं इस पोर्शन पे। ओके, एंड जो सिर्फ डिज्नी को अवेल करते हैं वो वाले हैं इस पोर्शन पे। ओके, हमें यही पार्ट हमें क्या करना है? कंप्यूट करना है। ओके, तो अगर इन पार्ट्स को अगर हम नेम दे दें से B1 और ये पार्ट है B2 और ये पार्ट क्या है? B3। तो क्वेश्चन है कि B1 प्लस B2 प्लस B3 हम कैसे कंप्यूट करेंगे? सो जो एग्जैक्टली 1 वाले रहेंगे वो पहले तो टोटल कितने रहेंगे? अगर हम कंप्यूट कर ले B1 प्लस B2 प्लस B3, तो अब मैं तुम्हें B1 निकालने का आई आई थिंक अगर तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में कंप्यूट करना आ गया तो तुम B1 निकाल सकते हो। और B1 वाले निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अगर मुझे B1 निकालना है तो मैंने पहले कंप्यूट क्या किया कि कितने यूजर थे जो पूरे नेटफ्लिक्स को अवेल करते थे, तो उसमें तो कुछ और पोर्शन भी आ रहे हैं। ओके, अब इतने पोर्शन में से मुझे पता है कि ये नंबर तो था C1, ये नंबर था C2 और ये एक और नंबर था। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? जो पूरे में से अगर हम किसे हम हटा दें? C1 प्लस C2 और जो बीच में डॉट वाला पार्ट था वो तो था कि जो तीनों को अवेल करते हैं। ओके, यही नंबर हमारे पास आ रहा था, ये नंबर क्या था? B1। अब B2 के लिए हमारे पास क्या था? ये नंबर था C3। दिस इज जो सारे लोग अमेजन को अवेल करते हैं C1 प्लस C3 जो बीच में कॉमन पार्ट है N इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन D। एंड B3 वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है? डिज्नी माइनस C2 प्लस हमारे पास कितना आ रहा है? C3 प्लस जो बीच में कॉमन पार्ट है N इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन D। तो आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा कि हमें ये नंबर कैसे कंप्यूट करने हैं। तो बेस्ट तरीका क्या रहता है? वेन डायग्राम ड्रॉ करो, वहां से तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि नंबर कैसे मिल रहा है। ओके, अब हमें टोटल ये भी पता है, थोड़ा देर पहले हमने C1 और C2 भी निकाला था और ये नंबर तो था 0। सो दिस इज नथिंग बट N माइनस C1 प्लस C2। तो तुम सब कुछ सब्स्टिट्यूट करना A माइनस C1 प्लस C3 एंड दिस विल बी D माइनस C2 प्लस C3। अगर तुम ये सारे नंबर कंप्यूट करोगे देन यू विल गेट 7 प्लस 15 प्लस 7, द आंसर इज 29। एंड लास्ट वाले में तो क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हें डी मॉर्गन्स लॉ ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस और डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने हैं। तो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस और डी मॉर्गन लॉस लिख लिए थे, तो तुम्हें जस्ट वही वेरीफाई करना है। तो जैसे एक पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था? अगर बी यूनियन सी कंप्यूट करो तो तुम पहले बी यूनियन सी निकालो फिर ए इंटरसेक्शन निकालो और फिर तुम्हें चेक करना है कि ये इनफैक्ट किसके इक्वल आ रहा है? ए इंटरसेक्शन सी। आई होप तुम ये तो इजिली कैलकुलेट कर सकते हो और डी मॉर्गन्स लॉ भी वेरीफाई कर सकते हैं।